देखिए ये बात तो सही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और ऐसा जो है एक तरह से कानूनी रूप में अब एक बात करें तो अब ये एक डायलॉग बन के रह गया है। और कि जो एक तरह से जब भी आप कोर्ट जाते हैं तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। देखिए हर चीज का एक प्रक्रिया होता है, और जब तक दोनों पक्षों को, है ना, दोनों जो पक्ष हैं उसको सुना नहीं जाएगा तो एक जजमेंट नहीं दिया जा सकता है। आपको भी अगर एक तरह से उस पद पे बैठा दिया जाए तो आपके ठीक है, मान लेते हैं आपको लगता है कि आप सही हैं, लेकिन आप जिस पर केस किए हैं, है ना, और जब जजमेंट होगा तो जिस पर केस किए हैं तो उसके भी पक्ष को सुना जाएगा, और उसके बाद आपको आज लग रहा है कि आप सही हैं, दूसरा पक्ष को लग रहा है कि वो सही है, वो भी अपना दलील लेके जा रहा है, लेकिन उसमें से कोई सही एक ही व्यक्ति रहता है, और उसके बाद फैसला दिया जाता है। तो इसीलिए हर तथ्य को देखा जाता है, प्रक्रिया होता है, तो तारीख पर तारीख जो है वो तो पड़ता ही है। कभी एक पक्ष के द्वारा टाइम लिया जाता है, कभी दूसरे पक्ष के द्वारा अपने सबूत को इकट्ठा करने के लिए टाइम लिया जाता है, और अगर टाइम मांगा जाता है तो कोर्ट जो है उसको टाइम भी देती है, लेकिन एक टाइम पीरियड भी होता है कि ऐसा नहीं है कि लंबा चला जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी व्यक्ति केस की जो है तारीख पे जाता है तो क्या होता है वहां पे, क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। देखें ऐसा नहीं है कि नहीं जाना चाहिए, कुछ आपको अर्जेंट कार्य है तो आप नहीं जाएं, लेकिन आपकी हाजिरी तो होनी चाहिए ना, है ना। और जो एक तरह से उसका अब बेसिक कॉस्ट होता है, आपके वकील हैं, वो कार्य कर रहे हैं, आपके केस को हैंडल कर रहे हैं, तो उनका जो बेसिक कॉस्ट होता है, सबका अपना अपना कॉस्ट होता है, तो वो जो है चार्ज करते हैं, वो अपना चार्ज लेते हैं। तो ये पूरा होता है प्रक्रिया। लेकिन रही बात तारीख पे तारीख की ना, तो इसीलिए ये अगर बात करें तो ये आज भी है और आने वाले समय में भी होगा, और ये ऐसे तुरंत खत्म भी नहीं होगा। इसीलिए कि जब तक एक पक्ष अगर कोई किसी पर आरोप लगाता है, जब तक दूसरे पक्ष को भी नहीं सुना जाएगा, तब तक किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं दिया जा सकता है। सवाल है कि सर केस का सुनवाई ना हो रही हो, तारीख पर तारीख वकील लेते हैं, हर तारीख का फीस लेते हैं बिना बात का, उसका कोई रास्ता है? या सुनाई जब तक नहीं हो रही है तब तक वकील को तारीख पर फीस ना दें तो वादी को कोई दिक्कत तो आगे ना होगा। देखें जो कॉस्ट होता है, जो एक तरह से कोर्ट का फीस, तो आपको देना ही चाहिए। और अब ये अपने वकील से आप बात कर सकते हैं कि हम असमर्थ हैं या जो भी कारण रहा होगा, है ना ये। और उसके बाद रही बात ना जाने की, और अगर बिना बात का, तो बिल्कुल देखें जाना तो आपको चाहिए अपना तारीख पे, और वकील से बात भी करना चाहिए कि आखिर आपका तारीख पे तारीख पर क्यों रहा है, आखिर आज आपके तारीख पे हुआ क्या आपके पक्ष से कोई कमी है। अगर दूसरे पक्ष जो आपके एक तरह से प्रतिवादी हैं, उनमें अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रहा है तो उस पर दबाव बनाया जाए, ठीक है, ताकि अगर जो केस का सुनवाई है वो हो सके। एक टाइम नहीं जो है एक तरह से, ऐसा नहीं कि टाइम निकलता जाए और किसी प्रकार का कोई सुनवाई ना हो। तो इसीलिए आप जो है अपने वकील से इसके लिए जरूर बात करें कि आज आपके तारीख में क्या हुआ। अगला सवाल है कि 2003 में जो है 6 फीट बढ़ाकर मेरे जमीन में घर बना लिया है, क्या उस जमीन पर मेरा कब्जा हो सकता है? देखें अगर मकान बना लिया है और अगर आप चाहते हैं कि उसको वापस पा सकते हैं, अगर आपकी वो जमीन है, आपके पास उसका कागज है, तो आपको उसके लिए सिविल कोर्ट जाना होगा, है ना। कोई यानी उससे पहले आपको ऐसा नहीं कि प्रशासन के द्वारा मदद मिलेगा और वो मकान को तोड़ दिया जाएगा। सिविल कोर्ट में केस फाइल होगा, और केस फाइल के बाद यानी जब ये एक तरह से लगेगा कोर्ट के द्वारा, ये साबित होगा कि सही में आपके जमीन पर मकान बना हुआ है ना। सरकारी अमीन जो है का नापी का आदेश होगा, और सारा कुछ देखने के बाद लगेगा कि नहीं सही में आपके जमीन पर मकान बना हुआ है, तब ये कोर्ट का आदेश हो सकता है कि यानी वो मकान जो है, अगर आप
वो अपनी संपत्ति को वापस पाना चाहते हैं तो कोर्ट का आदेश होगा और वो जमीन जो है यानी आपको तभी वापस मिलेगी। यानी इसलिए जो कोर्ट का आदेश होगा तो जो मकान बढ़ाकर बनाया गया है उसको तोड़ने का आदेश होगा। सवाल है सर मेरे साथ धोखा हुआ है और वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, मैंने जमीन खरीदी है और जमीन के मामले में फंसाया है, क्या करूं? देखें, अगर आप मान लेते हैं जमीन को खरीदे हैं और तो आपके पास उसका एग्रीमेंट होगा, है ना, एग्रीमेंट आपका हुआ होगा, आपका रजिस्ट्री का दस्तावेज होगा। तो अगर आप जमीन खरीदे हैं तो रजिस्ट्री तो हुआ ही होगा। अगर आपका रजिस्ट्री नहीं हुआ आप तो तब भी आप अगर एग्रीमेंट कराए हैं और आपको ये पता है कि आपने पैसा किस प्रकार दिया है तो कोई आपत्ति नहीं, आप दावा कर सकते हैं कम से कम। इसीलिए कि आपने पैसा दिया है और ये प्रूफ आपके पास है कि आपने पैसा दिया है तो आप वहां पर दावा पेश कर सकते हैं। सवाल है जनाब आप ये भी क्लियर करें कि माँ बाप अपने पेंशन से खरीदी हुई मकान ना होकर उनके अपने माँ बाप से मिला हो तो उस पर उनका अपना कितना हक होगा? देखें, उनको अगर अपने माँ बाप से मिला हुआ है तो वो आपके लिए दादा की प्रॉपर्टी है और उस पे एक तरह से कहीं ना कहीं बात करें पिता के साथ साथ जो है पिता के जो बेटे हैं यानी पोता का भी अधिकार होगा, पोती का भी अधिकार होगा। तो इसीलिए यानी संपत्ति अगर एक पिता को अपने पिता दादा से मिला हुआ है तो उस पे जो है कहीं ना कहीं पोता और पोती का अधिकार होगा। लेकिन अगर पिता अपने पेंशन से अपने जीवन काल में अपने नौकरी से अगर कोई संपत्ति को खरीदा है तो पिता के जीवित रहते पिता को छोड़कर उसके अलावा किसी का अधिकार नहीं होगा। अगला सवाल है कि पापा की संपत्ति में अगर बेटी का हिस्सा है तो पापा के लोन पर क्यों नहीं नियम बनाया जा रहा है? माता पिता का सारा खर्च भी दोनों क्यों नहीं दे रहे हैं? देखें, सीधी सी बात है कि जो है पिता का जो संपत्ति है अगर पिता के ऊपर किसी प्रकार का लोन है तो बिल्कुल अगर एक हिस्सेदारी में अगर आप ये चाहते हैं कि वो लोन ज्वाइंट प्रॉपर्टी से टूटे और उसके बाद हिस्सा जो है अलग हो तो ये संभव है। ऐसा तो नहीं कि जो है बेटा लोन को चुकता करे और बेटी सिर्फ प्रॉपर्टी में शेयर ले, तो ऐसा भी कोई नियम नहीं है। इसलिए कि लोन चुकता करने वाला जो होगा वो सिर्फ उत्तराधिकारी होगा। अब कानून में उत्तराधिकारी बेटा भी है और बेटी भी है, तो इसलिए अगर पिता के ऊपर किसी प्रकार का कर्ज है तो कानूनी रूप से ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको बेटा ही चुकता कर सकता है। हाँ ठीक है, बेटे के पास अक्सर अभी तक में जो देखा जा रहा है, अभी अगर बात करें कानूनी, लेकिन अभी भी अगर आप देख रहे हैं एक तरह से तो अक्सर जो है बेटी की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है और जो पिता का संपत्ति होता है वो बेटे को भी प्राप्त होता है। और ये लेकिन अगर मान लेते हैं बात करें कानूनी तरीके की तो अगर उत्तराधिकारी बेटा है बेटी है तो लोन चुकता करने का भी अधिकार दोनों को है। सवाल है कि महोदय मेरे परदादा का नाम खतियान में नहीं है, कारण सर्वे के पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी और 3 भाइयों का नाम उसमें है, क्या मेरे परदादा का नाम उसमें जोड़ेगा कि नहीं? देखें, अभी सीधी सी बात है, और 3 भाई मतलब क्या हुआ कि अगर आपके परदादा इसका मतलब 4 भाई होंगे। अब इनका है इनका है, अब इनका अगर नाम नहीं है तो इनके बेटे का नाम तो जुड़ना चाहिए, बेटे का नाम पिता के नाम के साथ तो जुड़ना चाहिए। अगर नहीं जुड़ा तो आज भी आप इस पे दावा पेश कर सकते हैं। देखिए, संपत्ति में वो हिस्सेदार हैं और हिस्सा तो मिलना तय है, मतलब संपत्ति में वो हिस्सेदार हैं और हिस्सा तो मिलना तय है और वो हिस्सा मिलेगा। सवाल है कि सर मेरा एक जमीन है जो हमारे एक जो है यहाँ पर पार्टी से खरीदा, उस पार्टी ने जो है हमें लिया, अब जो है फर्स्ट पार्टी जिसका जमीन था उसने दूसरा आदमी को दे दिया। अब हमें जो जमीन लिया वो सेकेंड पार्टी से उसको जमीन जो है यानी देखकर कब्जा दिया। अब जो है फर्स्ट पार्टी उसी जमीन का एक हिस्सा
दूसरे आदमी को दिया, वो आदमी ने अपना हिस्सा से, ठीक है, देखें ऐसा अगर है, लेकिन सीधी सी बात है, आपने संपत्ति पहले खरीदी है तो आप अपना अधिकार का जो है एक तरह से दावा एक तरह से पेश कर सकते हैं, और अधिकार का जो दावा पेश करेंगे तो इसमें अब इसलिए कि आपने किसी एक पार्टी से संपत्ति तो खरीदी है, तो अगर एक तरह से आपको अपना हक सही तरीके से प्राप्त नहीं हुआ है तो आप उसके खिलाफ विक्रेता के ऊपर और साथ में अभी वर्तमान में जो उस जमीन पे मौजूद है उसके ऊपर सिविल कोर्ट में जो है उस सभी को पार्टी बनाकर आपको केस फाइल करना होगा। यानी कोई केस एसडीएम कोर्ट से जीत लिया है तो ठीक है, वो जो किया नहीं किया वो, लेकिन सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करेंगे उस सभी के ऊपर, इसलिए कि आपने भी किसी से संपत्ति को खरीदा है और आप अपना दावा पेश कर यहाँ पर करेंगे और आप अपना हक जरूर प्राप्त करेंगे, नहीं तो जो उसका वर्तमान कीमत है उस कीमत को उसको जो है देना होगा जो व्यक्ति आपको जमीन बेचा है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर